जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज हम 17 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज आप जो क्लास नंबर देख रहे हो 1233 नंबर की क्लास देख रहे हैं। डेली अगर आप इस सेशन को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपके करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके में बहुत ज्यादा अंतर आएगा। और खुद आप यहां पे टेस्ट लगा करके देखिएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो प्यारे साथियों, आपको इस क्लास में स्टैटिक जीके का भंडार मिलेगा। क्लास आपकी बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। शुरुआत करते हैं एक चिंगारी से जो दिन रात आपके जलनी चाहिए। और वो चिंगारी है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। अगर आपको किस्मत बदलना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको ऊपर अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें बदलती हैं। दोस्तों हर एक जो सफलता है वो आपका बलिदान मांगती है, वो आपका त्याग मांगती है, वो मांगती है आपका खून पसीना जो आप रोज देते हो। और एक दिन जब वो आपकी मेहनत, जो आपकी तपस्या है, जिस दिन वो बदलेगी, उस दिन आप देखिएगा आपका जब नाम रोशन होगा, आपके माता पिता जब गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी आज जिस मुकाम पर है उसके लिए हम नाच करते हैं। तो साथियों उस दिन बहुत ही सुनहरा दिन होगा। आप सभी उस दिन का इंतजार करिए, वो दिन जल्द आने वाला है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, कौन सी टीम है, किस टीम ने 15 नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को 2025 को जीता है? तो 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप को यहां पे पंजाब ने जीता है। किसने जीता है? पंजाब में। नोट करिए किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को यहां पे समझते हैं। तो किस नंबर का था? 5वें नंबर का था। 5th नंबर का हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप हुआ है। यहां पे पंजाब ने जीता है, किसको हरा करके? मध्य प्रदेश को हरा करके। मध्य प्रदेश रनर अप रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड प्लेस पे कौन था तो आप बताएंगे कि तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश था। कौन था? यूपी था। चौथे स्थान पे कौन था? तो मणिपुर था। अब यह भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि फाइनल मैच जो था, यानी जो आयोजन था, वेन्यू था, वो कहां पे हुआ है? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहां पे है? झांसी में है। इसका पहला एडिशन 2011 में हुआ। इसका मेन मोटो है भारत में जो हॉकी के लिए अवेयरनेस फैलाना, साथ ही साथ हॉकी से रिलेटेड जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म देना ताकि वो भारत को रिप्रेजेंट कर सके। और पहले संस्करण का विजेता था हरियाणा। कौन था? हरियाणा था। 2024 लास्ट टाइम का विजेता कौन था? उड़ीसा था। और सबसे ज्यादा सफल टीम पंजाब है जो अभी विनर बनी है। इसने यहां पे 5 बार इस चैंपियंस को जीता है। 2025 में, 2023 में, 2012 में, 2021 में, 2018 में। तो आप इसको याद रखना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पे हॉकी इंडिया की। तो हॉकी इंडिया भारत में एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सारे चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराती है। और 2009 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई है? 2009 में इसकी स्थापना हुई है। और ये जो है दिलीप टर्की, जो पहले हॉकी इंडिया के कप्तान हुआ करते थे, वो इसके अध्यक्ष थे। और न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 200% हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं भारत के चीफ जस्टिस की। और दोस्तों भारत के नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं। भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? तो देखिए, जस्टिस बी आर गवई। क्या नाम है? जस्टिस बी आर गवई। अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। भीमराव अंबेडकर तो आपको याद ही होगा, बी आर अंबेडकर आपने पढ़ा है। आप गवई, गवई ऐसे भी याद रखते हैं, जो गाना गाते हैं उनको गवई बोलते हैं। तो नाम याद करने में तो कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। तो बी आर गवई जो है वो आपके नए चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं, अभी हुए नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पे पहले गवई को आप देखिए। ये है भारत के चीफ जस्टिस। ठीक है, और ये संजीव खन्ना को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? ही विल रिप्लेस संजीव खन्ना। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैज रिकमेंडेड द नेम ऑफ बी आर गवई एज हिज सक्सेसर। देखिए, परंपरा चलती आ रही है, जो भी देश का वर्तमान में चीफ जस्टिस होगा वो अपने उत्तराधिकारी का नाम पेश करेगा कि ये आने वाला चीफ जस्टिस हमारा होगा, वो यहां पे सिफारिश करेगा। क्लियर है? अब देखिए,
ये कौन कहता है कि भाई आप सिफारिश करो? तो भारत का केंद्रीय कानून मंत्रालय यहाँ पे उनको भेजता है कि आप नाम सिफारिश करिए कि आपके आगे वाले सक्सेसर कौन होंगे। तो अभी आपको बता दूं, मेघवाल साहब वर्तमान में भारत के कानून मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर है, ठीक है। तो यहां पे मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब आपसे पूछा सकता है किस मंत्रालय को भेजा जाता है? तो लॉ मिनिस्ट्री को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका पूरा नाम जो है जस्टिस भूषण राम कृष्ण है। BR का मतलब है भूषण राम कृष्ण। तो भारत के 52 नंबर के ये चीफ जस्टिस बनेंगे, ये पूरी तरीके से तय है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि परंपरा है जिसमें CGI अपने उत्तराधिकार का नाम सिफारिश में भेजता है, कानून मंत्रालय उसे कहता है, आग्रह करता है। अब देखिए CGI जो संजीव खन्ना है, तो अभी अप्रैल चल रहा है, अगला महीना होगा मई का, तो 13 मई को इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। और यहां पे गवाही भी बहुत लंबे समय तक के लिए आपके चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, ये केवल 7 मंथ्स के लिए बन रहे हैं। संजीव खन्ना भी बहुत कम समय के लिए बने थे, मैंने आपको लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में पढ़ा था कुछ महीनों पहले ही, जब ये CGI बने थे। अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और इनके स्थान पर गवाही आ गए हैं। और भी मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा कि और कौन कौन बन रहे हैं। तो गवाही जो है 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए थे और इनकी रिटायरमेंट की तारीख जो है वो है 23 नवंबर 2025। टोटल 7 मंथ तक ये चीफ जस्टिस रहेंगे, फिर ये भी रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भारत में जो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 65 वर्ष है। आपको ध्यान में रखना कितने वर्ष है? 65 ईयर्स है। अब देखिए एक बात आपको और ध्यान रखना, भारत के जो अगले 5 मुख्य न्यायाधीश है, मैं आपको नाम बता देता हूं। जब गवाही जाएंगे तो आएंगे सूर्यकांत, जो 53 नंबर के चीफ जस्टिस बनेंगे, 24 नवंबर 2025 से लेकर 9 फरवरी 2027 तक ही रहेंगे। फिर इनके बाद आएंगे 54 नंबर की चीफ जस्टिस विक्रम नाथ, जो 7 फरवरी 2027 से लेकर 23 सितंबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। फिर 55 नंबर के आएंगे न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना। तो बीबी नागरत्ना 24 सितंबर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक भारत की सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। फिर 56 नंबर के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा होंगे, जो कि 30 अक्टूबर 2027 से लेकर 3 मई 2028 तक होंगे। तो ये मैं आपको पूरा लिस्ट बता दे रहा हूं। और 57 नंबर के चीफ जस्टिस होंगे JB पारदीवाला, 3 मई 2028 से लेकर 11 अगस्त 2030 तक। तो आप 2030 तक मैंने आपको पूरा बता दिया है। आने वाले जितने 57 नंबर तक मैंने आपको बता दिया है, अगले 5 जो होंगे वो भी नाम मैंने आपको बता दिया है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 रहा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अभी हाल ही में पेश की गई है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में सबसे पहले स्थान पे कौन सा स्टेट आता है? तो कर्नाटक स्टेट जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे टॉप करता है। आइए जानते हैं जस्टिस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो यहां पर यह रिपोर्ट बताता है कि भारत में न्याय व्यवस्था कैसी है, भारत में जो जस्टिस सिस्टम है वो कैसा चल रहा है। तो इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा, विधि सेंटर के द्वारा और CHRI के द्वारा, अक्ष के द्वारा, ऑटिस प्रयास के द्वारा, इन सब ने मिलकर के इस रिपोर्ट को जारी किया है। सब ने मिलकर के इस रिपोर्ट को कोलैबोरेट करके बनाया है। तो यहां पे कर्नाटक जो है ओवरऑल टॉप में है, 10 में से 6.78 रैंकिंग मिलती है। वहां पे बिहार ने भी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यहां पे महिलाओं का जो शेयर है, हिस्सेदारी है, तो पुलिस में लगातार बढ़ रहा है बिहार में, और बिहार इसमें यहां पे टॉप किया जहां पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन, महिलाओं का भागीदारी बढ़ा है। देखिए यहां पे ये भी बताया गया कि बहुत सारी जो सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रही है। 86% से ज्यादा ऐसे जेल है जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हियरिंग्स हो रही हैं, जिसकी वजह से तेजी आ रही है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है। एक और बात कही गई है, कोई भी ऐसा यूनियन टेरिटरी और यहां पे स्टेट नहीं है जहां पे जो कोटा है महिलाओं का पूरा हुआ है। मतलब जो कोटा निर्धारित किया गया उसमें यहां पे महिलाओं को भरा नहीं गया है। 17% ऐसे पुलिस स्टेशन है जहां पे CCTV नहीं है, जहां पे होने चाहिए। हो सकता है कि FIR ना लिखी जा रही हो सकता है किसी क्रिमिनल के साथ और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, या किसी के साथ गलत कृत्य किया जा रहा हो,
तो सीसीटीवी होना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो 17% ऐसे पुलिस स्टेशन है जहां पे सीसीटीवी है नहीं। और दोस्तों एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप देखो कितने जज हैं, 21,285 हमारे जज हैं जो सुनवाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। मतलब आप समझिए कि बहुत ही कम है जजों की संख्या हमारे भारत में। लगभग आप बात करें 1 लाख में आपको एक जज देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कर्नाटक टॉप में है, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है, तेलंगाना थर्ड नंबर पे है, केरल फोर्थ नंबर पे है। ये टॉप यहाँ पे लिस्ट दी गई है। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। तो आप पहले चेक कर लो कि आपने कितना प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। फिर मैं आपसे वापस से 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो गॉन गर्ल लेखक कौन है? तो गॉन गर्ल के लेखक गिलियन फ्लिन है। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से क्लासिकल डांस के लिए जानी जाती है? तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम कहां पे होता है? ये तमिलनाडु में होता है, ठीक है। मोहिनीअट्टम ये केरल में होता है। प्रसिद्ध उपन्यास है द व्हाइट टाइगर। इसके लेखक और लेखिका कौन है? तो इनका नाम है अरविंद अडिगा। क्या नाम है? अरविंद अडिगा। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। ओणम हिंदू त्योहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न मिला था? लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? जो सबसे बेस्ट कमेंट्स देगा उसका यहां पे नाम रखा जाएगा, जो सबसे पहले देगा कल से। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया है? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया ताकि लैंड रिकॉर्ड का मैनेजमेंट अच्छा किया जा सके? तो तेलंगाना स्टेट है जिसने भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया। आइए जानते हैं इस भू भारती पोर्टल से कौन कौन से लाभ लोगों को होने वाले हैं। तो आप यहां पे तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, यहां पे कांग्रेस पार्टी का शासन है, इन्होंने यहां पे स्टार्ट किया है भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए, यानी लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के लिए, कि ठीक तरीके से लैंड के रिकॉर्ड्स बनाए जा सके, उसको सिंपल बनाया जा सके और पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो। इसके लिए यहां पे भू भारती पोर्टल का शुभारंभ किया है जनता के लिए। तो दोस्तों इसमें होगा क्या? तो इसमें जो होगा आप देखो, जो यूजर्स होगा वो पोर्टल का इस्तेमाल करेगा जहां पे लैंड का रजिस्ट्रेशन होगा और म्यूटेशन होगा। और म्यूटेशन के खिलाफ अपील जैसी बहुत सारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। म्यूटेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो म्यूटेशन जो होता है इसमें जो आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, अपडेट होता है, उसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करता है। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने रजिस्ट्री करा ली, लेकिन आपने राजस्व रिकॉर्ड में आपने अपडेट नहीं करा है, तो आपकी संपत्ति तब तक नहीं कहलाएगी। तो जिसका उपयोग संपत्ति कर उद्देश्य के लिए सही मालिक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, मतलब आप जो टैक्स देते हो तो वो राजस्व रिकॉर्ड में नोट होता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिस्ट कर पा रहे हो, म्यूटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी वो प्रॉपर्टी तब तक नहीं होगी। म्यूटेशन के बिना स्वामित्व सरकारी रिकॉर्ड में पिछले मालिक के नाम पर रहता है और जिससे भविष्य में विवाद या जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। तो म्यूटेशन के माध्यम से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? अपडेट कर सकते हो लैंड रिकॉर्ड्स को। तो ये पोर्टल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। 5वां प्रश्न ही देखते हैं। एसीआई वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार 2024 में विश्व स्तर पर 9वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो 9वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो कि न्यू दिल्ली में है। बहुत सालों से 9वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, पिछले साल 10वें स्थान पे था, इस बार और ये इसकी रैंकिंग सुधार हुई है। तो एसीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और बहुत सारे इसके टर्मिनल हैं, 77 मिलियन पैसेंजर्स को संभालता है और विश्व का 9वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट यहां पे बन गया है। ठीक है, 2023 में इसकी रैंकिंग 10वीं थी। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो अमेरिका का है जिसका नाम है अटलांटा। क्या नाम है? अटलांटा। उसके बाद आता है दुबई का, जो कि यूएई में है, सेकंड सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अटलांटा सबसे टॉप पे है। हाल ही फिलहाल में दोस्तों आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाए हैं,
उसका रिवीजन करा देता हूं। तो परसों मैंने आपको बताया था जो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है, इसको सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, देश का सबसे पहला एटीएम वाली ट्रेन कौन सी बनी है? तो साथियों अब जो है आप पैसे निकाल सकते हो चलती हुई ट्रेन में, मतलब आपकी ट्रेन चल रही होगी, आप उससे भी पैसे निकाल सकते हो। तो देश की सबसे पहली एटीएम वाली ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस है। अब जो एग्जाम देने जा रहा है रेलवे का वो आप ध्यान रखना। तो पंचवटी एक्सप्रेस देश की सबसे पहले, आप यहां पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो लोग हैं यहां पे कोचेस में लगा हुआ है एटीएम मशीन और वो यहां पे पैसे निकाल रहे हैं। तो मुंबई से मनमाड के बीच जो चल रही ट्रेन है इसका नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें एटीएम मशीन लगाई गई है। आप पैसे यहां से विड्रॉ कर सकते हैं, आप कैश यहां पे विड्रॉ कर सकते हैं। अभी यहां पे से शुरुआत हुई है, फिर धीरे धीरे सभी जगहों पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो सुविधा, ये जो फैसिलिटी है भारतीय रेलवे के इनोवेटिव एंड नॉन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में इन्फ्रिस बोलते हैं, इसके तहत ये की गई है। जो पैसेंजर होंगे सफर करते समय यहां पे कैश निकाल सकते हैं, कैश जिनको जरूरत है। अब दोस्तों ट्रेन से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा देता हूं। देखो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में भारत में 1853 में सबसे पहली ट्रेन चली और कल 16 अप्रैल था। तो 16 अप्रैल को हम रेल दिवस भी मनाते हैं। तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे ये यहां पे ट्रेन चली थी, 34 किलोमीटर, भारत की सबसे पहली ट्रेन आप यहां पे देख सकते हैं। तो भारत पे सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी, 3 फरवरी को चली थी, बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस, इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसे कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और कुर्ला हार्बर के बीच ये चली थी। भारत की सबसे पहली वंदे भारत जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, तो 15 फरवरी 2019 को सबसे पहली दिल्ली से बनारस के बीच में वंदे भारत चली है। भारत की सबसे पहले मेट्रो कोलकाता मेट्रो है, इसकी शुरुआत 1984 में हुई है और 2002 में दिल्ली में दूसरी मेट्रो चली है। देश के सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता में चली, हुगली नदी में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले ड्राइवरलेस मेट्रो, तो ये बेंगलुरु में चली। कहां पे चली है? बेंगलुरु में चली। ठीक है। 2024 में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ये अहमदाबाद और भुज के बीच में चली है। ठीक है। तो बेंगलुरु में भारत की सबसे पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चली जहां पे कोई ड्राइवर बैठा हुआ नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर है, 7वां प्रश्न। हाल ही में 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष यानी 23वें नंबर की लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश महेश्वरी, आप सभी को याद रखना। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? दिनेश महेश्वरी। विजेंद्र गुप्ता कौन है? दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली बीजेपी के यहां पे अध्यक्ष हैं। ठीक है। ज्ञानेश कुमार अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अभी हाल ही में बने। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कौन है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो आपको ध्यान में रखना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अध्यक्ष हैं, आप कह सकते हैं महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये विधि आयोग क्या काम करता है? तो विधि आयोग भारत में कानून को लेकर के सुझाव देता है, सरकार को सुझाव देता है कि कौन कौन से कानून इंप्लीमेंट करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, इसको लेकर के सजेशन देता है। सुप्रीम कोर्ट के ये फॉर्मर जज रह चुके हैं दिनेश महेश्वरी, इनको बनाया गया 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो विधि आयोग एक प्रकार का नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनके जो सलाह होते हैं वो मैंडेटरी नहीं होते हैं, चाहे तो सरकार माने चाहे तो ना माने, उनके ऊपर होता है। तो भारत सरकार के द्वारा यहां पे गठित किया जाता है। ठीक है। तो कानून में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, रिसर्च किया जा सकता है, कानूनी सुधार को सलाह देते हैं लॉ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे पहला स्टेट जिसने ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस यहां पे स्टार्ट करी, तो केरल पहला स्टेट जिसने वाटर बजट यहां पे लागू किया है। केरल पहला स्टेट है जिसने वाटर बजट अभी रिसेंटली में लागू किया है। ठीक है।
तो आप यहाँ पे केरल आपको ध्यान में रखना है। तो केरल जो है ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा स्टार्ट कर रहा है और भारत का पहला स्टेट बन चुका है। यह पहल जो है केरल में केल्सा नाम का है, केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, यानी केरल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। ये इसलिए स्टार्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है ना, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है, तो वकील करने के लिए पैसे नहीं है, उनको कौन न्याय दिलाएगा। और जो दूर रहते हैं, हिली स्टेशन में रहते हैं, दूर दराज जगहों पे रहते हैं, तो ऑनलाइन यहाँ पे उनको इसका फायदा मिलने जा रहा है। ठीक है, तो सबको न्याय मिले, न्याय तक पहुंच को सरल और सुलभ बनाने के लिए यहां पे स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, इसका लक्ष्य राज्य के हर कोने तक डिजिटल न्याय के लाभों का विस्तार करना, यहां पर डिजिटल जस्टिस को फैलाना हर राज्य के एवरी कॉर्नर में। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो स्कॉच पुरस्कार से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। अब आप सब सोच रहे हो सर स्कॉच पुरस्कार है क्या, ये तो बता दो। तो मैं बता रहा हूं, आप समझो स्कॉच पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो आप यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, जो कि यूपी के सीएम है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, और अच्छा मतलब बढ़िया है इनका वर्क। तो आप देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा कट्टर हो जाते हैं, तो अब ऐसी छवि है, इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसकी यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज है, टेक्निकल सर्विसेज यूनिट है। तो वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी मदद से जांच करना, यानी जांच का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, अभियोजन करना। और 2 सिद्धि पोर्टल को स्कॉच पुरस्कार यहाँ पे मिला है। ठीक है, मतलब इनके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में भी काम अच्छा किया है इन्होंने। कन्विक्शन पोर्टल है जिसमें अच्छा काम किया है, इस वजह से इनको यहाँ पे स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। अब स्कॉच अवार्ड क्यों दिया जाता है ये समझते हैं। तो स्कॉच अवार्ड जो है एक ऐसा प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड है जो यहाँ पे गवर्नेंस के लिए, फाइनेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, सोशल सर्विस के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। जो अच्छा काम करता है उनको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो स्कॉच पुरस्कार स्कॉच ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो भारत में जो सुशासन, गुड गवर्नेंस हो, यानी हर व्यक्ति तक जो है सरकारी जो स्कीम्स है उसका लाभ पहुंचे, डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक नवाचार, सोशल इनोवेशन, इन सभी का जो अच्छा कार्य करता है उसको यहाँ पे स्कॉच पुरस्कार दिए जाते हैं, और इसीलिए अवार्ड ये दिया जाता है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो दोस्तों, ग्रीन महाकुंभ कब हुआ? 31 जनवरी को हुआ प्रयागराज में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यूपी का स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लखनऊ में चल रही है डबल डेकर, आप यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बस चल रही है। तो ये पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहां पे चली? लखनऊ में चली है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अनंत नगर योजना लखनऊ में स्टार्ट हुआ है, किसने स्टार्ट किया है? योगी आदित्यनाथ ने। तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहां पे दी जाएंगे, आवासीय यहाँ पे प्लॉट्स बनाए, आवासीय घर बनाए जाएंगे, रहने लायक रेसिडेंशियल, उसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने जा रही है लखनऊ विकास प्राधिकरण। दोस्तों, हाल ही में सेंसस किया गया क्रेन को लेके, सारस क्रेन को लेके। सबसे ज्यादा क्रेन जो है यूपी में पाए जाते हैं, 3289 दर्ज किए गए हैं। प्यारे साथियों, जो नए छात्र हैं उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन है। जो नए छात्र हैं, जो डेली हमारे साथ बहुत सारे बच्चे रोज जुड़ते हैं, और जो पुराने बच्चे हैं वो यहाँ पे 10 सेकेंड का स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नए छात्रों के लिए जानकारी है कि आप अगर अपनी जीके जीएस को बहुत ही तलवार जैसे मजबूत करना चाहते हैं, जो एक बार पढ़े तो बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, हर एग्जाम्स के लिए। तो मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आप यहाँ पे पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11 विषय में आपको पढ़ा रहा हूँ। और 899 रुपीज में 2 साल की वैलिडिटी, कूपन कोड अर्जुन 300 यूज करना। डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट, और टॉपिक वाइज बायलिंगुअल क्लासेस, सब कुछ मिलेगा। ये नंबर है, कांटेक्ट कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगी। डेली टेस्ट देना, फ्री टेस्ट है, ई बुक्स में जाना, मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलेगा। ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है।
अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे चले जाना और कूपन कोड 300 यूज करना, जहां पे आपको 300 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं, 10वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। तो 10वां प्रश्न ये कहता है कि ब्राजील में जो ब्रिक्स कृषि मंत्री है उसका 15th बैठक हुआ है, भारत की ओर से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो 15वीं बैठक देखिए, आपको पता ब्राजील में इस साल ब्रिक्स का मीटिंग होने जा रहा है, पिछली बार रशिया में हुआ था। तो भारत के जो यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो शिवराज सिंह चौहान। ललन सिंह कौन है? ललन सिंह अगर आपसे पूछा जाए तो पंचायती राज मंत्री है। कौन से मंत्री हैं? पंचायती राज मंत्री कौन है? ललन सिंह है। चिराग पासवान जो है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। गिरिराज सिंह कपड़ा या आप क्लॉथ याद रखिए, क्लॉथिंग या टेक्सटाइल, इसके मंत्री गिरिराज सिंह, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो कि यहां पे वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। तो ये 17 अप्रैल आपको यानी आज की तारीख को ब्राजील में जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारे देश के जो कृषि मंत्री वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं इस पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। तो ब्रिक्स देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाना, इनोवेशन को बढ़ाना, टिकाऊ कृषि विकास करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। ब्रिक्स 2006 में पहले ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका इंक्लूड हुआ 2010 में, पहला सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009 में रशिया, ठीक है। क्वेश्चन 11 ये रहा, केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपने अभी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राज्यपाल को निर्देश दिया है RN रवि को कि आप जो है बिल को होल्ड नहीं कर सकते 3 महीने से ज्यादा। इवन राष्ट्रपति को भी फटकार लगाई है। तो यहां पे कुरियन जोसेफ यहां पे केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा करेंगे। तमिलनाडु सरकार के द्वारा यहां पे कमेटी गठित की गई है। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। MK स्टालिन साहब हैं, तमिलनाडु DMK पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कई बार ऐसा बहुत सारे इश्यूज है। अभी रुपए का सिंबल बदल दिया था, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है। इसी की यहाँ पे रिव्यू की जाएगी, रिपोर्ट यहाँ पे सौंपी जाएगी। तो समिति के अध्यक्ष मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जस्टिस कुरियन जोसेफ। इसके मेंबर है अशोक वर्धन सेट्टी और M नागनाथन, ठीक है। अभी देखिए केंद्र और राज्य के बीच में समिति बहुत सारी गठित की गई है, जो कि यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए है। तो पहली है MC शीतलवाड़ समिति 1966 में, राजमन्नार कमेटी 1969 में, सरकारिया आयोग 1983 में, MM पुंछी आयोग 2007 में, 2000 में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे कि इनमें से कौन सी कमेटी है जो कि केंद्र और राज्य के बीच में रिश्तों को सुधार करने के लिए गठित की गई थी, तो आपको बताना पड़ेगा इन सभी कमेटियों के नाम। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्मला जैन का हाल ही में निधन हो गया, ये अब हमारे बीच में नहीं रही, यह कौन थी? तो निर्मला जैन लेखिका थी, शी वॉज द फीमेल राइटर, जो अब हमारे बीच में नहीं रही। हिंदी की बहुत ही रेनॉन्ड, बहुत ही फेमस लेखिका है। इसके साथ साथ ये क्रिटिक भी थी, आलोचक भी थी। निर्मला जैन 93 इयर्स की एज में इनका निधन हो जाता है और इनका एक संस्मरण है, मेमोयर है, जहां पे जब कोई लेखक यात्रा करता है तो कुछ जो चीजें याद आती हैं वो लिखता है, उसे संस्मरण मेमोयर बोलते हैं। दिल्ली शहर दर शहर, जमाने में हम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऐसी बहुत सारी इन्होंने कृतियां लिखी हैं, बहुत सारे इन्होंने वर्क्स लिखे हैं और इनको यहाँ पे इसके लिए अपार ख्याति मिली। अब हमारे बीच में नहीं रही। हिंदी अकादमी के द्वारा साहित्यकार सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, ऐसे अवार्ड्स इनको यहाँ पे ढेरों अवार्ड्स मिले हैं। मैंने चुनिंदा अवार्ड्स यहाँ पे रखे ताकि एग्जाम में पूछे तो अब बता दो। तो प्यारे भाई और बहनों, 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद अब बारी है RRR की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का करेंगे रिवीजन। तो देखते हैं आप कितने प्रश्नों को करते हैं सही। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को शामिल किया है? 6 स्थलों को। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि ग्रह के कितने नए उपग्रह को ऑफिशियल रूप से मान्यता दी है? 128।
महिला प्रीमियर लीग 2025 को किसने जीता है? तो दोबारा यहां पे मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रमा के किस मिशन को मंजूरी दी है? तो चंद्रयान 5 मिशन को अप्रूवल मिल गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भैया 118 स्थान है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? फिनलैंड है। हमेशा से टॉप में रहता खुशहाली के मामले में। फाइन हम बोलते हैं ना, हम क्या आप कैसे, तो आप बोलते हैं मैं फाइन हूं, फाइन मत, फाइन से आप फिनलैंड याद रखें। तो भैया कल था 16 अप्रैल, और 16 अप्रैल के 2025 के जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं तो वो मैं आपका यहां पे टेस्ट लेने वाला हूं। डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति वापस से चुने गए? इक्वाडोर के। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2025 किसे चुना गया? श्रेयस अय्यर को। बंगाली नववर्ष को किस रूप में जाना जाता है? तो पोइला बैसाख के रूप में जाना जाता है। खामटे सिपंडोने का निधन हो गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? लाओ पीडीआर के। पीएम मोदी ने दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो दोस्तों ये कहां पे? हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का वापस अध्यक्ष किसे बनाया गया? सौरव गांगुली को। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 को किसने जीता है? तो यहां पे इसको किसने जीता है? यहां पे मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के प्लेयर ने जीता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और कौन सा ऐसा संगठन है जो मिलकर के थोरियम बेस्ड रिएक्टर को डेवलप करेंगे? तो महाराष्ट्र और रोसाटोम मिलकर के इसे डेवलप करेंगे। वारचो दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किस सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी को यहां पे सम्मानित किया गया है। विश्व आवास दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वॉइस डे ये कब मनाया जाता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है सभी को, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों एक और सवाल है आप लोगों के लिए, भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने? आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स पे देना है। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा, इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी और ई बुक, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे टेस्ट पास भी है, जहां पे 4000 प्लस टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो रेलवे, एसएससी, जीडी हर एग्जाम्स के लिए। राजा गुप्ता अंडरस्कोर ऑफिशियल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे रेगुलर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज मिलते हैं। स्टैटिक जीके की बुक है, ये पैकेज बुक है, आप यहां पर देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में 2024-2025 की 12 महीने की। और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमारी टीम का नंबर है। अगर आपको कोई प्रकार की हेल्प चाहिए स्टडी रिलेटेड तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मंथली ई बुक्स, स्टैटिक जीके बुक आप यहाँ पे ऑर्डर करिए, जो आपको हमारी वेबसाइट से मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, और आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करके इस बुक को पढ़िए, जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट में भी आपको मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे और आपका हमारा जो रिश्ता है और मजबूत होता रहे, और पढ़े और आप सिलेक्शन ले, आप अपनी जगह ऊंचाइयों में पहुंचे, मैं अपनी जगह। तो प्यारे दोस्तों चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। रात को 8 बजे की क्लास रोज पढ़ना है, 12 बजे एप्लीकेशन पे क्लास पढ़ना है, बर्निंग इशू पढ़ना है। सारे टॉपिक के साथ मैं आता रहूंगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।